के लिए रास्ता निकाल दिया, आप सेफ जाइए। ये तो मैं 10-12 दिन पहले कर दिया होता, मैं भाषण ही नहीं देता। हम साथ हैं, हम साथ साथ हैं। कोई सिनेमा बन रहा है क्या? नहीं, अपने अपने घर रहो यार, साथ नहीं रहो, लेकिन काम तो करो। मोहम्मद सत्यनारायण कथा होती है और जब खत्म हो जाती कथा, आरती हो जाती है, तो उसके बाद पंडित जी कहते हैं दोनों हाथ ऊपर करो, बोलो मेरे साथ प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म का की जय हो, अधर्म का नाश हो। क्या वैसी भाषा अधिकारी बोल रहे हैं? उनको इसलिए रखा है सब होगा, अच्छा होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अरे आप मसीहा हो क्या? बाबू हो यार, बाबू वाली बात बताओ। नमस्कार दोस्तों, हमारे इस डिबेट पे आपका स्वागत है। देखिए, यूपी में 29,000 शिक्षकों की भर्ती रुका पड़ा हुआ है, जिसमें दोनों विपक्षों का बात रखते हुए शिक्षकों की भर्ती को जल्द बहाल करने की बात रखी है। हमारा डिबेट अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू। सत्यनारायण कथा होती है और जब खत्म हो जाती कथा, आरती हो जाती है, तो उसके बाद पंडित जी कहते हैं दोनों हाथ ऊपर करो, बोलो मेरे साथ प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म का की जय हो, अधर्म का नाश हो। क्या वैसी भाषा अधिकारी बोल रहे हैं? उनको इसलिए रखा है सब होगा, अच्छा होगा, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अरे आप मसीहा हो क्या? बाबू हो यार, बाबू वाली बात बताओ। आप मुरारी बाबू बन के घूमेंगे क्या? आप नौकरशाह हैं? आप ये बताइए कब तक नियुक्ति पत्र देंगे, कब तक इनके लिए रास्ता निकालेंगे? सब होगा, डोंट वरी, बी हैप्पी। अरे आप मसीहा हो गए? प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म की जय हो, नारा मत लगवाइए। अगर आप शिक्षा सचिव है, बेसिक शिक्षा के सचिव है, तो आप ये बताइए मत नौजवानों को। खैर शिवेन जी, मुझे लग रहा है रास्ता टकराव की ओर जा रहा है, और इसका जो समाधान होना चाहिए था, नियुक्त, अगर सरकार ने सबसे बड़ी बात होती है कि सरकार ने स्वीकार किया निर्णय या नहीं। अगर नहीं किया तो सरकार जाती सुप्रीम कोर्ट। जब सरकार ने निर्णय मान लिया तो आज के दौर में नियुक्ति पत्र प्रिंट आउट निकालने में तो मेरे ख्याल से 1 घंटा लगता नहीं, और लिस्ट भी एआई लगा देते तो 2 ही घंटे में बन जाती। नहीं, ये तनाव तो खत्म होता, और आपकी नौकरी भी किसी अधिकारी के, नेता के, पिछड़े वर्ग के, अगड़े वर्ग के, किसी वर्ग का नेता ये कहने से कि नहीं शिवेन चिंता ना करो, हम सब लोग तुम्हारे साथ खड़े, नहीं बचेगी ना। फाइल में साथ खड़े होने वालों का नाम थोड़ी लिखा जाएगा भाई, फाइल में निर्णय लिखा जाएगा कि कैसे बचे, और ऐसा निर्णय जो अदालत में टिके, ये भी ध्यान रखिएगा। घोर माठा करने से तो नहीं चलेगा। आपकी भी नियुक्ति जब समायोजित होगी तो वो भी अदालत में चैलेंज होगी, ये भी जान लीजिए जी। अदालत को संतुष्ट भी करना होगा। अदालत को क्या ये बताएंगे कि हम इनके साथ खड़े हैं, सब अच्छा होगा, डोंट वरी। शिवेन जी। सर बहुत बहुत धन्यवाद जी। पहला इकलौता ऐसा मंच हम चयनितों को मिल रहा है जिसके माध्यम से हम चयनित अपनी पीड़ा कह पा रहे हैं। बाकी प्रदेश में शासन स्तर पर, मंत्री स्तर पर और अधिकारियों के स्तर पर समस्त एक तरफ एक पक्ष की बात की जा रही है कि चयनितों के पक्ष में कोई भी कार्य योजना स्पष्ट नहीं की जा रही है। जैसा कि आपने कहा कि किस प्रकार से बचाएंगे, ये स्पष्ट होना चाहिए। सिर्फ कह देने से किसी चयनित की नौकरी सुरक्षित नहीं बचेगी। इसके उपरांत सर सबसे बड़ी बात यह है कि विजय भाई भी ने भी ये स्वीकार किया है कि सिंगल बेंच ने कहा था कि चयनितों को बिना छेड़े कोई वैकल्पिक मार्ग बाकी लोगों के लिए बनाया जाना चाहिए। यदि सरकार ने अपनी गलती स्वीकार भी की थी तो सरकार को सिंगल बेंच के निर्णय का भी मान रखना चाहिए था। वहां से टकराव की स्थिति ही नहीं उत्पन्न होती और दोनों पक्षों को संतुष्ट सरकार कर सकती थी। लेकिन सरकार ने इंतजार किया, डबल बेंच का निर्णय पहुंच गया। तो यदि सरकार से डबल बेंच के निर्णय पर अटक जाएगी तो जो भी पक्ष डबल बेंच के निर्णय से प्रभावित हो रहा है वो मजबूर हो जाएगा आगे के न्यायालय में जाने के लिए, यदि उसके पक्ष में सरकार नहीं खड़ी होती है तो जी। नहीं तो आगे के न्यायालय में तो चलेगी बात जी सर। अभी आगे के न्यायालय में गई है लेकिन प्रक्रिया अभी लिस्ट नहीं हुई है। अभी सरकार के पास ये व्यवस्था है कि वो वैकल्पिक मार्ग निकाल दे, तो जो पक्ष गया हुआ है यदि उसको यह आश्वस्त हो जाएगा कि उसकी नौकरी नहीं जाएगी और पूरी कार्य योजना उसके सामने स्पष्ट हो जाएगी तो वो अपनी याचिका वापस लेगा जी। और यदि सरकार आश्वस्त नहीं करेगी तो सर मजबूरन उसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ये लड़ाई अपनी अपनी नौकरी बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। अविरल मलिक जी, मैं समझ नहीं पा रहा कि इनके साथ भी खड़े हैं, उनके साथ भी सब सरकार, शासन, सत्ता विभाग सब हर युवा के साथ खड़ा है, फिर ये युवा सड़क पर क्यों लाठी खा रहा है?
जिससे मिलते हैं ये नौजवान, वो कहता चिंता ना करो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, क्या? और जब ये बाहर निकलते तो इनको लठ पड़ता है, घसीटा घसाटी होती है। मैं समझ नहीं पा रहा कौन किसके साथ खड़ा है, क्या कर रहा है। खड़े होने की तो प्रतियोगिता है नहीं। मसला ये है कि हाई कोर्ट ने कहा कि इनको नौकरी दो, तो नौकरी मिल जानी चाहिए थी, अब तक 15 दिन हो गए। और सरकार ने कहा कि जो नौकरी पा चुके हैं वो उनके साथ कुछ गड़बड़ नहीं होगा, तो उनको ये लिखित में आश्वासन हो जाना चाहिए था। असम्मान में लड़ाई होती, सम्मान तो ठीक ही। मैं सिर्फ समझना चाह रहा हूँ ये एक लिस्ट, रिवाइज लिस्ट जारी करने में और 6,000 7,000 अपॉइंटमेंट लेटर का प्रिंट आउट निकालने में सरकार को कितना टाइम लगता है। सबके साथ है, ये तो हमने सुन लिया, इसको मत रिपीट करना। मैं समझना चाह रहा हूं कितना टाइम लगता। 15 दिन हो गए। कोई अधिकारी ये बताने को तैयार है कि इनको विजय यादव मतलब आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी जो हजारों लोग सड़क पर बैठे हैं, कोई इनको गारंटी देने को तैयार है लिखत पढ़त में कि भाई साहब आपको हम 15 सितंबर को अपॉइंटमेंट लेटर दे देंगे? कोई बोलने को तैयार है? जिससे ये मिलते हैं वो आप ही वाली बात बोलता है, सारे माननीय आपके साथ खड़े हैं, चिंता मत करना। अब ये खड़े का क्या करे भैया मलिक साहब? जी देखिए, जहां तक मान्यों के साथ खड़े होने की बात है वो एक अलग विषय है, वो बिल्कुल सब साथ खड़े हैं। लेकिन जहां तक आपका प्रश्न है, जिस प्रकार से आपने सटीक रूप से इस प्रश्न को पूछा, तो मैं आपका सटीक उत्तर इस विषय पर देना चाहूंगा। हम इनके साथ अगर खड़े हैं तो केवल साथ बोलने के लिए नहीं खड़े हैं। हम इनका साथ जिस प्रकार से दे रहे हैं वो इन्हें भी मालूम है कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी इनके न्याय के लिए निरंतर प्रयास कर रही है, निरंतर कार्य कर रही है। किसी प्रकार का कोई शक इन्हें नहीं होना चाहिए, हमारी नियत पर बिल्कुल शक नहीं होना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के द्वारा इस विषय पर राजनीति की जा रही है, जिस प्रकार से समाजवादी पार्टी इस विषय को पॉलिटिसाइज करने का कार्य कर रही है, समाजवादी पार्टी को इस विषय का राजनीतिकरण बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अन्य बहुत मुद्दे हैं राजनीति करने के लिए, अन्य मुद्दों पर आप राजनीति बिल्कुल कीजिए, उसमें किसी प्रकार की समस्या नहीं है। लेकिन कम से कम युवाओं के हित की जहां बात आती है, कम से कम उस विषय पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। हम युवाओं के साथ अगर खड़े हैं तो उनके लिए कार्य कर रहे हैं, उनके हित में कार्य कर रहे हैं, उनके सम्मान की लड़ाई। जनता पार्टी के प्रवक्ता कई बार इस बात को पूरी जोरदारी से कह रहे हैं कि पूरी सरकार, पूरी पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, दुर्गा वाहिनी, वनवासी कल्याण परिषद, आदिवासी कल्याण परिषद, जितने 36 आनुषंगिक संगठन है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के, वो सब आपके पीछे खड़े हुए हैं पूरी मजबूती के साथ। अब आगे क्या करें बताइए? या तो आप इस मजबूती को देख के मन प्रसन्न रखिए क्या, और अगर इस मजबूती से कुछ मिल रहा है आपको, और अगर मिल रहा है तो फिर धरना क्यों दे रहे हैं? जब वो कह रहे कि हम सब सीए राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पानी, वो करे, हमारा तो भाव ये है युवाओं के लिए, प्रणाम कर रहे हैं हम। केवल भाजपा नहीं, संघ से लेके बजरंग दल तक सब मान लो। यादव जी, फिर आप धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हो भाई, जब वो कह रहे कि हमने तो दिल निकाल के रख दिया कटोरी में? आदरणीय अमिताभ जी, मैं सिर्फ इतना मेरी निराशा इस बात की है कि जो मेरे सामने अविरल मलिक जी दिख रहे हैं वो युवा हैं और बड़े अच्छे वक्ता हैं। तो मैं उनसे सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जितने लोगों का आपने नाम गिनाया कि सब खड़े हैं, उनसे कह दीजिए थोड़ी सी संवेदनशीलता दिखाएं और बैठे। सरकारों का काम सिर्फ खड़ा होना नहीं होता है, उनका काम होता है जनहित के कार्यों के लिए बैठेंगे तब ना लिख पाएंगे फाइल पे कुछ। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ, बैठ के लिखना पड़ेगा, खड़े खड़े काम नहीं हो पाएगा। और ये रटा रटाया चीजें देखिए आप, कितनी संवेदनशीलता है। एक तरफ शिवेंद्र प्रताप, एक तरफ विजय यादव जैसे लोग, जिनके जीवन और मरण का सवाल है, रोजी रोटी का संकट है, उनके परिवार की उम्मीदें टिकी हुई हैं, वहां पे एक पार्टी का प्रवक्ता बैठ के सिर्फ इस बात को दोहराया जा रहा है कि सरकार साथ खड़ी है, मुख्यमंत्री जी साथ खड़े हैं, हम सब साथ खड़े हैं, सारे आनुषंगिक संगठन साथ खड़े। अरे मेरे भाई, मैं कह रहा हूँ थोड़ी देर लिए बैठ जाओ, आराम से बैठ जाओ, थोड़ा ठंडे दिमाग से सोचो कि आज आपकी संवेदनहीनता की वजह से दो वर्ग बिल्कुल आमने सामने खड़े हैं। अमिताभ जी, अभी कुछ दिन पहले की बात है, एक तरफ शिवेंद्र भाई लोग धरना दे रहे थे, एक तरफ हम लोग धरना दे रहे थे। हम दोनों लोग इस कोशिश में लगे हुए थे कि ऐसा ना हो कि हमारे लोग आपस में ही लड़ाई कर लें। नौकरी भूल गए थे हम लोग, केवल इस बात का बचाव कर रहे थे कि ऐसा ना हो कि हमारे लोग आपस में ही टकरा जाएं। तो बेहतर ये है कि ये खड़े होने का नाटक बंद करके बैठ के ठंडे दिमाग से सोच के
ये तय किया जाए कि शिवेंद्र की नौकरी कैसे बचेगी और विजय यादव की नौकरी कैसे मिलेगी। इस पर विचार करने की बजाय अगर ये खड़े होने का नाटक किया जाएगा तो ये बहुत ही ये रहस्यमयी नहीं है। ये समझ लीजिए कि एक सोची समझी पॉलिटिक्स है। ये एक तरीका है कि कैसे जो है युवाओं को गुमराह करके रखा जाए। और मैंने अब जो शुरुआती वक्तव्य में अपने कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ये बाबू ये अधिकारी सिर्फ एक बात का इंतजार कर रहे हैं कि कैसे ये मामला सर्वोच्च न्यायालय की चौखट पे पहुंच चुका है। अगर वहां से एक स्थगनादेश हो जाए, एक स्टे हो जाए, तो हम 2 साल चैन की बंसी बजाएं, राम नाम जपें और हमको कुछ ना करना पड़े। विजय यादव मरते हो तो मरे, शिवेंद्र मरते हो तो मर जाएं, कोई किसी की सेहत पर फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात मैं कह के अपनी बात कंक्लूड कर देता हूं अमिताभ जी, कि अगर बेसिक शिक्षा विभाग के जिन अधिकारियों ने इस भर्ती में घोटाला किया, अगर उनको नहीं हटाया जाएगा, आप मुझसे लिखवा के ले लीजिए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 3 महीने छोड़िए, ये मुद्दा 3 साल में भी हल नहीं होगा। ये मैं एक प्रतिष्ठित चैनल पे और एक अनुभवी पत्रकार के सामने मैं ये संबोधन कर रहा हूं अपना, कि 3 साल में भी ये अधिकारी नहीं सुलझ रहे थे। कि क्यों? क्योंकि जिन्होंने चोरी की है उन्हीं को घर की चाबी दी जा रही, भैया लो, चोरी किया हुआ सामान तुम्हें इस घर में रखना है। वो चोरी करके पैसे लेके तो अपना घर बनवा चुके, लखनऊ में प्लाट और जमीनें खरीद चुके अधिकारी, तो वो अधिकारी कैसे चोरी अपनी मानेंगे? वो कुचक रचना चाहेंगे जिससे विजय यादव की नौकरी न बचे। वो हर कुचक रखना चाहेंगे जिससे शिवेंद्र प्रताप सिंह सुप्रीम कोर्ट दौड़ते रहे और लखनऊ दौड़ते रहे। तो वो क्यों हमारा भला चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें हस्तक्षेप तुरंत करना चाहिए और ये हमारे अफजल भाई जो युवा है इनको खुद तय करना चाहिए। सिर्फ खड़े होने से काम नहीं चलेगा। ठीक है विजय, ठीक है, मैं शिवेंद्र को भी बीच में ले आऊं, फिर अविरल आपके पास आऊं। पूर्ण रूप से तैयार पहले भी रहते थे, आज भी रहते हैं। आप जाइए और मिल लीजिए। अगर हो सकता है वो कहीं बाहर हो तो समय ले लीजिए, नहीं तो किसी प्रकार का आपको रुकावट आएगी ही नहीं। जिस प्रकार से आदरणीय अमिताभ जी आपने कहा कि दरवाजे हटा दिए, खिड़की हटा दी, वो बिल्कुल सही बात है। हम जनता के लिए ही बने हैं, हम जनता के हित में कार्य करने के लिए ही बने हैं और जनता ने ही हमें चुना है, इन युवाओं ने ही हमें चुना है। हम इन युवाओं के पक्ष में ही खड़े हैं। किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं है, मिलने में कोई रुकावट नहीं है, कोई बाधा नहीं है। ये कोई 10 जनपद नहीं है, 10 जनपद में बाधाएं आ सकती हैं, यहां किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। आप जाइए स्वतंत्र सिंह जी से, आप 4-5 लोगों का, 10 लोगों का एक डेलीगेशन तैयार करिए, मिलना आप चाहते हैं जाइए मिलिए, किसी प्रकार की समस्या नहीं है। शिक्षा मंत्री से टाइम ये दिलवा देंगे, आप इनसे पूछ लीजिए दिलवा पाएंगे क्या? एक मिनट अविरल, विजय यादव कह रहे हैं संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री से टाइम दिला दीजिए आप। जब उनने खिड़की दरवाजे सब हटाई दिए तो तत्काल टाइम दिलाओ उनको। जी नहीं, देखिए जिस प्रकार से इन्होंने कहा बेसिक शिक्षा मंत्री जी के विषय में कि वो बाहर गए हुए हैं, तो अगर वो बाहर गए हुए हैं, इन्होंने कहा विदेशी यात्राओं पर गए हुए हैं, इस प्रकार की बात इन्होंने अभी चैनल के माध्यम से कही, तो मैं इस विषय को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, वो अपने निजी हित के लिए बाहर नहीं जाते हैं, वो राज्य के हित के लिए। अरे भाई किसी हित से गए हो? एक मिनट भाई, एक बार रुको विजय यादव, वो किसी हित से गए, मैं उस बहस में नहीं पड़ रहा। मैं ये कह रहा हूं आप संदीप सिंह से इन लोगों को मिलने का टाइम दिला दो, बात खत्म करो। जब सारे नेता आपसे मिलने के लिए वो बैठे हैं बिल्कुल तैयार, कुर्ता कलफ का पहन के, तो टाइम दिला दो, बात ही खत्म हो जाए। जी देखिए, जिस प्रकार से आपने प्रारंभ में कहा आदरणीय अमिताभ जी, आपने कहा स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के पोते, तो आप कल्याण सिंह जी से ही अगर इस विषय को समझ नहीं आता, माफ करिएगा, क्या हम सरकार होते या हम नौकरशाही होते तो हम विजय यादव को 2 हफ्ते पहले बता चुके होते कि फला तारीख को सुबह 10 बजे इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में माननीय मुख्यमंत्री के हाथों से आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा, डोंट जाओ। क्या मैं लफाजी में यकीन ही नहीं रखता, ये लफाजी तो मुझे कभी स्वीकार ही नहीं हुई। और इसी के साथ मैं शिवेंद्र के साथियों को भी बता चुका होता कि आइए मेरे साथ बैठिए, ये देखिए, ये नियम, ये कायदा, ये कानून, ये सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना नजीर, ये हाई कोर्ट की नजीर, सब मिला के हमने आपके लिए रास्ता निकाल दिया, आप सेफ जाइए। ये तो मैं 10-12 दिन पहले कर दिया होता, मैं ये भाषण ही नहीं देता हम साथ हैं, हम साथ हैं। कोई सिनेमा बन रहा है क्या? नहीं, अपने अपने घर रहो यार, साथ नहीं रहो, लेकिन काम तो करो। मोहम्मद आजम खान साहब, मैं समझ नहीं पा रहा कि